कुमार शर्मा पुनः आपके सामने YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध काव्य पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण अंश नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड में जो पहला पद है उस पद की पढ़ाई हो चुकी है। दूसरे पद पर आज हम आपको लिए चलेंगे। दूसरा पद कुछ इस प्रकार आरंभ होता है जिसकी हम व्याख्या करेंगे और आप इस तरह से उस व्याख्या को जानेंगे। कविता यहाँ इस प्रकार शुरू होती है कि पीयू वियोग अस बाउर जीव। प्रियतम के वियोग में नागमती कह रही है कि हमारा जो जीवन है वो बावला हो रहा है, हमारा जो हृदय है वो बावला होता जा रहा है, हृदय जो है वो अस्थिर होता जा रहा है। इस प्रकार से नागमती रत्नसेन से अलग होने के बाद, चूँकि रत्नसेन आपको पता है कि वो पद्मावती की तलाश में चला जा चुका है और नागमती यहाँ पर घर में रहते हुए वियोग और विपन्नता को झेल रही है, उस त्रासदी को महसूस कर रही है। पीयू वियोग अस बाउर जीव पपीहा नित्य बोले पीयू पीयू। जिस प्रकार पपीहा अपने प्रियतम से अलग होकर के पीयू पीयू का की रट लगाता है, ठीक उसी प्रकार नागमती की स्थिति है कि नागमती अपने प्रियतम के लिए पीयू पीयू का रट लगा रही है और इस तरह से वो वियोग को झेल रही है, भोग रही है। प्रियतम के इंतज़ार में वो रोज़ उस बाट को देख रही है, उस मार्ग को हेर रही है जिस पर प्रियतम के आने की संभावना है। अधिक काम दाधे मोहे रामा। और काम भावनाएं जो है वो प्रियतम के अभाव में और भी अधिक दग्ध कर रहा है नागमती को। नागमती जब रत्नसेन से अलग हो चुका है तो अलग होने के बाद काम भावनाएं इस प्रकार से इसे दग्ध कर रहा है, इस प्रकार से इसे त्रिषित कर रहा है कि ये उसे झेल नहीं पा रही है। हरिलय सुआ गयो प्यू नामा। कवि यहाँ कहती है नागमती कि जो हीरामन तोता है, हीरामन सुगा है, वो हमारे प्रियतम का नाम सहित हरण करके ले गया। अब किसे प्रियतम या किसे पिया कहूँ, किसे मैं पीयू के नाम से पुकारूं? उन्होंने तो नाम तक का हरण कर लिया है, इस नाम का संबोधन मैं अब किसके लिए करूं? इस तरह से वियोग को ये महसूस कर रही है। बिरह बाण तस लाग न डोली। और वियोग का बाण इस प्रकार लग रहा है, आप देख रहे हैं कि इस कविता में वियोग श्रृंगार की बड़ी शानदार अभिव्यक्ति हुई है। और हम समझते हैं कि हिंदी साहित्य में जो वियोग काव्य लेखन की परंपरा रही है या वियोग का वर्णन रहा है, उसमें सबसे अधिक शानदार वर्णन नागमती वियोग खंड है कि नागमती के बहाने जो स्त्री की पीड़ा है, और ये पीड़ा दरअसल दोहरी पीड़ा है। एक पीड़ा तो यह है कि प्रीतम से अलग होकर के जीना पड़ रहा है नागमती को, और दूसरी पीड़ा है कि सौत के आने की पूरी संभावना है, इसलिए दोहरी पीड़ा को नागमती झेल रही है। मैंने पहले भी बताया था कि रानी का जो रानित्व है, जो नागमती का रानित्व है, वो सर्वथा यहाँ गौन हो चुका है। जब आप मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना यशोधरा को पढ़ते हैं तो यशोधरा भी रानी है और उसका भी रानित्व गायब हो चुका है। आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने कितना सुंदर लिखा है यशोधरा के बारे में कि जब प्रियतम चले जाते हैं और कैसे यशोधरा उस महात्मा बुद्ध या कहें तो सिद्धार्थ के अभाव में जीती है, कैसे जीवन को भोगती है और कैसे वो कहती है कि हे प्रियतम, अर्थात क्या आओ हे बनवासी, अब गृहभार नहीं सह सकती देव तुम्हारी दासी। अर्थात गृहभार को नहीं झेल पा रही है स्त्री अपने प्रियतम के अभाव में। वही पीड़ा यहाँ नागमती की दिखाई पड़ रही है। यहाँ आप देखेंगे लिखा है कि बिरह बाण तस लाग न डोली। वियोग का बाण इस प्रकार नागमती को लग चुका है कि हिला भी नहीं जा रहा है, वो डोल भी नहीं पा रही है। रकत पसीज भीज गई चोली, भीज गए चोली। कि रकत जो है अर्थात जो शरीर में रक्त है, जो रक्त का प्रवाह है, वो पूरा का पूरा ढल गया है, पूरा का पूरा रक्त पसीज गया है। रक्त जो है शरीर से बाहर निकल गया है और उसी रक्त में इसकी चोली, इसके वस्त्र डूब गए हैं, लीन हो गए हैं और भींग गए हैं। इसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। सूखा हिया हार भाव हारी। कि हृदय सूख गया है, छाती सूख गई है। और कवि कह रहा है कि हार जो है वो भार का स्वरूप धारण कर लिया है। विद्यापति में भी आप इस तरह की पंक्तियाँ देखते हैं, वहाँ भी आप देखते हैं कि विद्यापति ने लिखा है कि
कैसे नायिका की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। कृष्ण के अभाव में जो गोपिकाओं की स्थिति होती है कि झामर साड़ी साड़ी झामर हो जाती है और वो जो आभूषण है वो भार के स्वरूप में प्रतीत होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। यह नारी शब्द का प्रयोग किया गया है नस के लिए। जो शरीर में नस है वो एक एक करके सूखता जा रहा है और नायिका इस प्रकार से नायिका की अवस्था होती जा रही है कि वह सारे की सारी नारियां जो सूखती जा रही है और कैसी विपन्न अवस्था इसके देह की, इसके शरीर की हो रही है। कवि ने इसे कितना सुंदर तरीके से वर्णित किया है। खनखर खन एक आव पेट मह सासा, एक क्षण के लिए पेट में सांस का आगमन होता है। और आगे कवि लिखता है कि खन ही जाए पियो होई निराशा, खन ही जाए जीव होई निराशा, कि खन ही वो सांस बंद हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका शून्य की अवस्था में चली जाती है और जीवन से निराशित हो जाते हैं। लोग महसूस करने लगते हैं कि इसका प्राणांत हो चुका है। इस प्रकार की अवस्था है। पवन डोलावही सींचहि चोला। और फिर नायिका की इस अवस्था से मुक्त कराने के लिए जो दूतियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, वो हवा करती है, वो उसके शरीर को सिंचित करती है, वो उस पर जल छिड़कती है। सींचहि पवन डोलावही सींचहि चोला, पहर एक समझहि मुख बोला। और एक प्रहर के बाद मुख में फिर से आवाज़ आती है, फिर से वो ध्वनि आती है, फिर उम्मीद जागती है कि नायिका मरी नहीं है, अभी जीवित है। ये जो नायिका की मरणावस्था जैसी स्थिति बन गई है, यह सूफी काव्य की ऊहात्मक शैली है जिसका प्रयोग यहाँ पर कवि स्पष्ट रूप से करते हुए प्रतीत होते हैं। प्राण पयान होत पीऊ राखा। नायिका कह रही है कि हमारा प्राण जो है अब तो वो जाने को तैयार है, प्राण पलायन करने की स्थिति में है। प्राण पयान होत को राखा। ये प्राण जब निकल रहा है तो आखिरकार इस प्राण की रक्षा करने वाले कौन हो सकते हैं? कौन है कि इस प्राण को बचा सके? कौन है कि इसकी रक्षा कर सके? को सुनावे प्रियतम की भाषा। और कौन है जो प्रियतम की भाषा को सुनाए? कौन है कि प्रियतम की बोली को सुनाए? कौन है कि उसको लेकर आ जाए? ये चीज़ यहाँ स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो टेक है, 7 अर्थाली के बाद जो टेक है कि आही जो मारे बिरह के आग उठे तही लाग। अर्थात आही जो मारे बिरह के, विरह में नायिका इस प्रकार से आहें भरती है, इस प्रकार से अपने आह को स्पष्ट करती है कि आग उठे तही लाग, कि शरीर में इस प्रकार से वियोग की आग लगी हुई है और इस प्रकार से नायिका आह भर रही है। हंस जो रहा शरीर में, ये प्राण रूपी जो हंस शरीर में वास कर रहा है, पंख चरा का भाग, पंख चरने के बाद वह भी भाग जाता है। दरअसल जो दोहा और चौपाई का प्रयोग करते हुए बड़ा सुंदर तरीके से ये खंड लिखा गया है और इसमें कई प्रकार के अलंकारों की योजना है। इसमें रस की अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग यानी कि वियोग रस का प्रयोग किया गया है, अर्थात श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष है उसका प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि है और बहुत सरसता के साथ नागमती के वियोग खंड की ये योजना दिखाई पड़ती है। इसके साथ पुनः मुलाकात होगी अगले बिंदु पर।